आयुर्वेद इट्स नॉट अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स द वे टू लिव द लाइफ। हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा सिर्फ जड़ी बूटियाँ औषधियों से इलाज होता है कि कोई पेशेंट आया, हमने उसको कुछ चूर्ण दे दिए, कुछ आसव अरिष्ट दे दिए, लेकिन आयुर्वेद इससे बहुत कुछ ऊपर है। वास्तु भी इसके अंदर आता है, कई बार वास्तु के हिसाब से भी इलाज बताया जाता है आयुर्वेद में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इलाज बताया जाता है। ये तो इतना बड़ा सर साम्राज्य है कि एक जीवन में समझना ही बड़ा मुश्किल काम है। अगर आयुर्वेद इतना अच्छा ही ट्रीटमेंट है और इतनी पावर है इसमें, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल की संख्या इतनी कम क्यों है? ब्लड प्रेशर जस्ट अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। तो सबसे पहले आप समझिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है। किसी भी हाथी को प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सही हमें प्रोटीन खाने की जरूरत पड़ रही है। हम जो शरीर को बनाते जा रहे हैं उसके फिर आगे जाके रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, फिर हमें पता लगता है कि यार उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा है कि अगर हमें फीवर हो रहा हो या हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, हम वो ले लें और हमें रिलीफ मिले? बिल्कुल है। रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं पार्टी में और जाके फिर सो रहे हैं। हम तो सो गए, ऑर्गन्स लगे पड़े हैं बेचारे काम में। वो कहें यार दिन में भी काम करो, रात में भी काम करो, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। लेकिन आयुर्वेद की दवाइयाँ बड़ी कड़वी होती हैं सर। हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण है? सर बीमारी से कड़वी थोड़ी होगी, अति हर चीज की बुरी है सर। अब वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, कोई भी चीज हो सर, हर चीज का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। विदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदेश के इस पॉडकास्ट में आज जिन मेहमान को हमने इनवाइट किया है, उन्होंने आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और वो लोगों को स्वस्थ रहने की राह दिखा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर चेतन शर्मा जी का। डॉक्टर चेतन शर्मा जी फाउंडर हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के, जो कि गुड़गांव और फरीदाबाद में है। तो आज आयुर्वेद के ऊपर चर्चा होगी। आयुर्वेद को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं, तो वो आज सारे भ्रम हम आपके दूर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं डॉक्टर चेतन शर्मा जी से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, स्वागत है आपका। आपने टाइम निकाला, आप आए स्टूडियो में हमारे। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदम, वो हॉस्पिटल आपने कब बनाया और उसको बनाने के पीछे आपका क्या मकसद था? ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम लोग आयुर्वेद में आए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आयुर्वेद को चुना, आयुर्वेद ने मेरे को चुना जी। क्योंकि इसमें थोड़ी सी भिन्नता ये है कि अगर आप कम्प्लीटली एक हेल्थ केयर फैटर्निटी देखें, अक्रॉस ग्लोब देखें, तो उसमें एलोपैथी है सब जगह पर। हर बच्चा चाहता है कि 12th के बाद में वो एलोपैथिक डॉक्टर बने, एग्ज़ाम देते हैं, हमने भी दिया। लेकिन हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमें आयुर्वेद पढ़ने को मिला। तो शुरू में क्या होता है कि थोड़ा सा ना एक ऐसा लगता है कि हम एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बन पाए, तो उसका एक संकोच रहता है सबके अंदर। लेकिन जिस तरीके से हमने धीरे धीरे आयुर्वेद को समझा, आयुर्वेद को पढ़ा, तो हमें लगा कि यार ये तो मतलब एक जीवन भी कम है इसको समझने के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आयुर्वेद इट्स नॉट अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स द वे टू लिव द लाइफ। और इसके अंदर वो सब चीज़ें समाहित हैं जो कि एक आपको आदर्श जीवन जीने के लिए बनाई गई हैं। तो आयुर्वेद इज़ कम्प्लीटली प्रकृति। तो जैसा भगवान ने प्रकृति बनाई, प्रकृति के साथ में हम लोगों को बनाया, और हम लोगों को जैसे 84 लाख जीव जंतु बनाए इस पूरी दुनिया में, तो भगवान को पता था कि आगे चल के ये प्रकृति के साथ में विकृति भी आएगी, लोग बीमार भी पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो प्रकृति में वो सब चीज़ें दी भगवान ने जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, और उसी को एक आयुर्वेद का नाम दिया। तो जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, और इसको समझना भी फिर उस लेवल का IQ होना चाहिए। तो जब धीरे धीरे पढ़ा, फिर उसके बाद भी इसको प्रैक्टिकल किया, तो पता लगा ये तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम आयुर्वेद में आए। तो उसके बाद में हम लोगों ने ये लगभग कोविड से पहले हमने इसका एज अ आयुर्वेदा हॉस्पिटल इसको इस्टेब्लिश किया। सबसे पहला इस्टेब्लिश हमने फरीदाबाद में किया था। फरीदाबाद में हमने स्टार्ट किया था। मैं हूं और मेरी वाइफ हैं डॉक्टर अनु शर्मा, तो हम दोनों ने इसके साथ में स्टार्ट किया। ग्रेजुअली हमें लगा कि इसको और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए, तो हमने क्या किया कि फिर कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जस्ट टू नेम द फ्यू। फरीदाबाद में अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 400 बेड का हॉस्पिटल है। देन देयर इज़ अ सर्वोदय हॉस्पिटल, अगेन 400 बेड का हॉस्पिटल है। उसके बाद में गुड़गांव है,
लामिडास है सेक्टर 24 में। तो हमने फिर अपना डिपार्टमेंट उसके अंदर इस्टेब्लिश किया। अब उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, समझने को मिली, और हमें बहुत सारा फ़ायदा भी मिला इस चीज़ से। जब हम किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर बैठते हैं तो बहुत सारी हमें सुविधाएं उसके साथ में मिलती हैं। अब आजकल क्या है कि एक इंश्योरेंस का भी ज़माना है, हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि वी आर वन ऑफ द फ्यूएस्ट जो कि आयुर्वेदा कम्प्लीटली कैशलेस कर रहे हैं। अरे वाह। व्हेन आई से कैशलेस इज कम्प्लीटली कैशलेस। अगर आपके पास में कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप आइए। तो जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस में आपका कम्प्लीटली कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कम्प्लीट कैशलेस होता है। अब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता, और हमें भी एक सुविधा मिल जाती है कि जहाँ पर हम आयुर्वेद और आयुर्वेद से के साथ में जितनी भी सारी और सब स्पेशलिटीज़ हैं आयुर्वेद की, वो सब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके और अधिक फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने गुड़गांव इस्टेब्लिश किया 2021 में, और तब से हम लोग लगातार इस पे काम करते आ रहे हैं। आप किन बीमारियों पर आप रिसर्च करते हैं आप ज़्यादातर? क्योंकि वैसे तो बीमारियां सारी हैं, लेकिन जी, आपका कोई ऐसा कोई रिसर्च का कोई प्रोसेस, या आप किसी बीमारी पर आप कोई एक पर्टिकुलर आप रिसर्च कर रहे हो, तो ये बताना चाहेंगे आप? हमने देखा है कि अक्रॉस हम लोगों के पास में मेजरली सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। क्रोनिक मतलब जो पुराने बीमारी हो गई हैं, जो लगभग ठीक नहीं हो रही हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी काफ़ी टाइम से हम ये बीमार हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो इस समय जॉइंट्स पेन की आ रही हैं। आज के डेट में हमने महसूस किया है कि लगभग जैसे ही कोई इंसान 30 साल से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसके जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन आपका लोअर बैक पेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, ठीक है, नी पेन हो गए, अर्ली ऑस्थराइटिस की कंडीशन आ रही हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस तरीके के अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 7 पेशेंट तो लगभग एक ही चीज़ के आ रहे हैं। तो उस पर हमने और ज़्यादा रिसर्च की, हमने उसमें और ज़्यादा बहुत सारी नई नई चीज़ें निकाली। आयुर्वेद में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आमतौर पे आपको आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर उस हिसाब से नहीं मिलते। जस्ट टू नेम द फ्यू, हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा सिर्फ जड़ी बूटियाँ औषधियों से इलाज होता है, कि कोई पेशेंट आया, हमने उसको कुछ चूर्ण दे दिए, कुछ आसव अरिष्ट दे दिए, लेकिन आयुर्वेद इससे बहुत कुछ ऊपर है। हम लोग अग्निकर्म करते हैं, हम लोग क्षार कर्म करते हैं, हम लोग विद्ध कर्म करते हैं, हम लोग क्षार सूत्र करते हैं, ठीक है, हम लोग मर्म चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी अनगिनत है इसमें चीज़ें, रक्त मोक्षण करते हैं, ये सब आयुर्वेद में हैं, लेकिन आमतौर पर जनता इसको समझ नहीं पाती है। तो हमने जब ये अपनी प्रैक्टिस में जोड़ा तो हमने देखा इसके तो बड़े मिरेकल रिजल्ट्स हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत लेट रिस्पॉन्ड करता है, काम नहीं करता, हिट एंड ट्राई है। आप हमारे पास आइए, इन सभी चिकित्साओं से हम लोग मेजरली जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जॉइंट्स पेन मेजरली हमारे पास आ रहे हैं और काफ़ी हद तक ठीक होके जा रहे हैं। साथ में हमारे पास गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेके बहुत लोग आते हैं, इंडाइजेशन को लेके आ रहे हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं। थर्ड वन जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं इनफर्टिलिटी को लेके। इनफर्टिलिटी आज की डेट में बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। जी। अगर मौका मिलेगा तो आगे इस पे बात करेंगे। तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। उत्तर बस्ती से हम लोग इसकी चिकित्सा करते हैं जो पंचकर्म के अंदर लिखी हुई है। साथ में हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत आते हैं, ठीक है। साथ में हेयर और स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो आमतौर पर अगर देखे जाएंगे तो ये मैंने जो भी परेशानियां बताई हैं, ये कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो एक दिन में ठीक होने वाली है। तो बहुत सारे लोग ऐसी समस्या लेकर आते हैं कि सर हम लोग इन समस्याओं से बहुत टाइम से परेशान हैं पर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। एवरीबडी इज वर्किंग ऑन अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आप सिम्टम बताइए, उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन देती हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि आयुर्वेद में ये परमानेंट सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं, हम रूट कॉज पे काम करते हैं और उसके सॉल्यूशन हमारे पास बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर इन सारी चीज़ों पर हम ज़रूर बात करेंगे जो सब कुछ आपने बताया है, लेकिन आपने एक बात की अग्निकर्म, तो ये अग्निकर्म क्या है आयुर्वेद में, इसके बारे में हमें बताइए। जी देखिए, आयुर्वेद में अग्निकर्म लिखा हुआ है। अग्निकर्म कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले अगर आम भाषा में बताऊं कि आयुर्वेद काम कैसे करता है, तो मैं आपको फिर ये बता पाऊंगा अग्निकर्म कैसे काम करेगा। जी। ठीक है, देखिए आयुर्वेद में प्रिंसिपली 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। और अगर आप शरीर की परिभाषा समझेंगे तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम,
यानी कि दोष हमने बता दिए। दोष एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो जैसे शारीरिक दोष में वात पित्त कफ की बात कर रहा हूँ, ऐसे हमारे शरीर की धातुएं होती हैं, 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। मेल में शुक्र और फीमेल में आर्तव होती है, ठीक है। ऐसे ही मल की परिभाषा बताइए। तो इन सबको मिला के हम लोग शरीर बनता है। अब क्या होता है, विकृति जो, ये तो प्रकृति की बात हो गई। अब विकृति होती है वो इन चीजों में कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगी, किसी भी लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी। वात पित्त कफ की बात करेंगे तो हो सकता है कि शरीर में वात बढ़ गया ज़्यादा। अब वात कैसे बढ़ गया, तो वात के भी गुण अलग अलग होते हैं, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद घर। तो इनमें से अगर कोई भी दोष बढ़ा, वो फिर क्या होता है कि शरीर की धातुओं पर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। यानी मान लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वात बढ़ गया और वो रस धातु में, जो सबसे पहली धातु होती है हमारी रस, रस यानी हमारा, आप डाइजेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिक्विड होते हैं वो रस धातु के अंदर आते हैं। तो रस धातु में वो दिक्कत करने लग जाता है। तो कई लोगों को इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, कई लोगों को आमवात यानी कि आर्थराइटिस की समस्या होने लग जाती है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने लगता है। अब हमारे पास कोई भी जब पेशेंट आता है तो सिम्टम्स लेके आता है, कलेक्टिव सिम्टम, कि सर मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे नी पेन है, ठीक है। अब नी पेन को अगर मैं नी पेन समझूंगा तो मैं भी वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा हूं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। मैं भी शायद पेन किलर्स में घुस जाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसकी पूरी, आयुर्वेद में एक संप्राप्ति करके एक टर्म होता है कि पहले उसका पूरा डिफाइन करना पड़ता है कि हुआ क्यों, कौन से दोष की विकृति है, कौन से धातु की विकृति है। अब वहां जाकर जब हम लोग समझते हैं तो उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट करना आसान होता है, क्योंकि इसी को ही रूट कॉज एनालिसिस करके ट्रीटमेंट बताया जाता है, ठीक है। अब जो हम अग्निकर्म की बात कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे, अग्निकर्म जैसा नाम में ही है कि अग्निकर्म, 2 शब्द हैं, ठीक है। तो हम लोग अग्नि यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और वो कैसे करते हैं कि आपने एक समझा होगा कि हमारे जैसे पेट में अग्नि होती है, डाइजेस्टिव पावर होती है। तो मेजरली हमने देखा है कि जब ये इसको मंदाग्नि हो जाती है, यानी अग्नि कमजोर पड़ जाती है, तो उसके बाद सारे डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। अब ऐसी ही अग्नि रसाग्नि है, रक्ताग्नि है, जो मैंने धातु की बात करी थी उसमें भी है। तो हम लोग शरीर की अग्नि को बढ़ाते हैं, शरीर की जहां पर अग्नि कमजोर पड़ गई उसको बढ़ाते हैं। उसके हमारे तरीके होते हैं। अग्नि कर्म 2 तरीके से होता है। एक में तो हम डायरेक्टली, जैसे जो आग आप समझ रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट करते हैं। और एक होता है जो, अब जैसे कि स्टीम हो गया, छोटी सी बात है, एग्जांपल स्टीम है। अभी स्टीम क्या है, स्टीम में भी जो पानी है, जो जल है, उसमें हमने अग्नि गुण बढ़ाया तो भाप बननी शुरू हुई। बिल्कुल। अब उससे क्या हुआ, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके मसल स्पाज्म हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है। आपने कहा यार मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, मेरे को सर्वाइकल पेन आ रहा है। सिंपल सा कुछ नहीं करना, गर्म पानी में कपड़ा डाल के और यहां पर रख के देख लीजिए, ठीक है। आपको तुरंत आराम मिलेगा, स्टिफनेस दूर होगी। आपने क्या किया, यहां का अग्नि गुण बढ़ा दिया। एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरीके से हम अग्नि को यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। जब, जैसे कि आपने पुराने टाइम में देखा होगा, लोग अक्सर नहाने से पहले शरीर की मालिश किया करते थे, और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। उससे क्या होता था, अब वो गुनगुने पानी से नहाना, इसका मतलब उन्होंने अग्नि गुण थोड़ा सा शरीर में बढ़ा दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। कई लोग कहते हैं कि डाइजेशन खराब है मेरा, ठीक है, मेरे को कई बार भूख नहीं लग रही, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। कुछ नहीं करना सर, उसको बोलो आज के दिन हल्का खाना रखना, खिचड़ी खा लो, उपमा खा लो, दलिया खा लो, और गुनगुना पानी पीते रहना। गुनगुना पानी क्या है, अगेन अग्नि बढ़ा दी जी। तो उसका पता लगा अगले दिन बिल्कुल डाइजेशन ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम अग्नि कर्म से, तो मैंने बहुत छोटे छोटे जो आप घर पे होम रेमेडीज कर सकते हैं, आप इस तरीके से कीजिए। जब हम आयुर्वेद में पंचकर्म में ही ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इसको बड़े लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो कई अग्नि कर्म क्या होता है कि अब जैसे किसी का सिंपल सा नी पेन है, नी पेन है, स्वेलिंग है अंदर, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ एक शलाका होती है, आयरन की रॉड होती है, हमारे यहाँ धातु की शलाका होती है, उसको हम गर्म करके और वहाँ पे हल्का सा टच करते हैं। अच्छा। और ऐसा टच करते हैं कि पेशेंट को पता भी नहीं लगता, ठीक है। वो प्रिंसिपली वहाँ का अग्नि गुण बढ़ाता है। अब मैं आपको कभी मौका मिलेगा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि
इतना रिजिड पेन जहां पर वो अपना जॉइंट हिला भी नहीं पा रहा था, हल्का सा लगाया हमने और उसका मूवमेंट होने लगा, एकदम से अग्निगुण बढ़ता है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद बहुत तेजी से काम करता है सर। जी। ठीक है, तो ये अग्निकर्म है और ये बहुत खूबसूरत चीज है आयुर्वेद की। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं, तो हम इस तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर चेतन, अगर आयुर्वेद इतना अच्छा ही ट्रीटमेंट है और इतनी पावर है इसमें, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल की संख्या इतनी कम क्यों है? ये बड़े ताज्जुब की बात है। देखिए, अब ये तो हमारी सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान किया। हमारी तो आयुष मिनिस्ट्री भी जो है अभी बहुत जल्दी बनी है। अब देखिए, चीज़ें चेंज होती हैं जी। ठीक है। अब जैसे अगर आपने महसूस किया होगा कि कोविड के बाद में एकदम से आयुर्वेद थोड़ा सा बढ़ावा मिला है। जी, कोविड में लोगों ने आयुर्वेद का ही सहारा लिया और हाँ, उसी को ही लेकर एकदम जागृति आ गई। उधर कोरोना आया तो इधर आयुर्वेद की जागृति आ गई। जी। हुआ क्या है कि अब जो हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, इसने आके आयुर्वेद को समझा और इसने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया। जी। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि लीडरशिप की समझ के ऊपर बात है कि वो लीड कैसे करना चाहता है। हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो एलोपैथी को सपोर्ट करती थी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उस समय आयुर्वेद इतना डेवलप नहीं हो पाया। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट ने जैसे योग डे बनाया, योग दिवस बनाया, 21 जून को पूरी दुनिया योग मना रही है, उसके फायदे अलग आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, अब बहुत सारी चीज़ें दी। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अब जो है आयुर्वेदा कैशलेस है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये पता लगे कि किसी बड़े हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है जहां पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा हुआ है और मैं अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहूं तो कैशलेस करा सकता हूं, तो आपके लिए तो सारी सुविधा हो गई। हाँ जी। ठीक है, अब क्या है कि फिर वो हमें फायदा हो गया कि हमें फिर पेशेंट्स के वॉल्यूम बढ़ने लगा। धीरे धीरे आप आगे देखेंगे कि आगे और भी अब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आने लगेंगे। ये एट द एक टाइम फैक्टर की बात है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल में आप बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स देखेंगे आगे चल के। पुराने टाइम में वो नहीं हो पाया, उस पर हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे की भविष्य मुझे बहुत संभावनाएं दिखती चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी भी शुभकामनाएं है कि जल्दी से जल्दी आयुर्वेद के और हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को आराम आना चाहिए। जी। मेन उद्देश्य ये है कि पेशेंट को आराम आए, चाहे वो किसी भी ट्रीटमेंट से आए, बट आयुर्वेद थोड़ा सा अच्छा। और अभी आपकी बात सुनकर और लगा कि और विश्वास हमारा गहरा हुआ कि आयुर्वेद इतना सटीक और इतना अच्छा ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर चेतन, हम देखते हैं ना कि लोगों का एलोपैथी के ऊपर विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि जब हमें फीवर होता है या फिर कहीं पे भी जॉइंट पेन होता है तो हम एलोपैथी ले लेते हैं और हमें रिलीफ में मिलता है। तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा है कि अगर हमें फीवर हो रहा हो या हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, हम वो ले लें और हमें रिलीफ मिले? बिल्कुल है, चीज़ों को समझने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ आपके किचन में ही सब कुछ संभावनाएं हैं, आप किचन से ही ठीक हो सकते हैं। आधी बीमारियां तो आपकी किचन से ठीक होनी है। ठीक है, आपका कोई भी बीमारी है, अब जैसे सिंपल सा फीवर की बात कर लेते हैं, मोस्टली हमें वायरल फीवर मिलता है। मौसम चेंज हुआ, वायरल फीवर हुआ, चाहे बच्चे हो गए चाहे बड़े हो गए, खांसी जुकाम बुखार तीनों एक साथ चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल से एक रेमेडी बता देता हूँ, आप घर पे कर लीजिए। ठीक है, आपके किचन में लौंग मिल जाएगी, जी। काली मिर्च मिल जाएगी, दालचीनी मिल जाएगी, तेज पत्ता मिल जाएगा, ये हो गया। अदरक मिल जाएगा, अदरक नहीं हुआ तो सौंठ मिल जाएगी। ठीक है, शहद है, आपको वायरल छू भी नहीं सकता। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इनफैक्ट अगर मौसम चेंज हो रहा है, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वायरल फीवर का क्या मतलब है, वायरस तो अब भी है पूरे एनवायरनमेंट में, अब क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रहा? उसका रीज़न ये है कि मौसम जब चेंज होता है तब उसमें इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बाय डिफॉल्ट लो आती है, और जब लो आती है तो सारे फिर वायरस इफेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी जैसे कि फिर रिस्पॉन्ड करती है, तो हमें फीवर इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। ठीक है, तो वायरस का अटैक हुआ तो सिम्टम आएगा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसे हमें लगा वायरल फीवर है। आगे जो फ्लेगम बन रहा है, यानी कि हमारा जो बलगम बन रहा है, वो भी है कि हमारी WBC जो लड़ रही हैं तो वो आउटकम बाहर निकल रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको पता है कि मौसम चेंज होने वाला है, उससे पहले आप मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, अपना आहार, व्यायाम उस हिसाब से आप कर लेंगे, आपको वायरस छू भी नहीं पाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट करने लग जाते हैं। सितंबर अक्टूबर के मौसम में भी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, उनको पता है ठंडा मौसम आने वाला है, शीत गुण बढ़ेगा और शरीर के अंदर शीत गुण बना रहे हैं। ठीक है, रात में चावल खा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपकी समझ में है तो आपको वायरस नहीं होगा। ठीक है, और अगर हो भी जाता है तो जो मैंने आपको औषधियाँ बताई, लौंग हो गया, काली मिर्च, दालचीनी,
तेज पत्ता, आपका अदरक या सौंठ या शहद, इसका आप काढ़ा बना के पी लीजिए, ठीक है। तुलसी और तुलसी की मंजरी मिल जाए तो और भी बेस्ट है, वो डाल लीजिए। इन सब में वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत अच्छी पोटेंसी है, ठीक है। आपको छू भी नहीं पाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप पी रहे हैं 5 दिन के बाद में रिस्पॉन्ड आएगा, तुरंत रिस्पॉन्ड आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक पेशेंट आया सुबह सुबह और उसके बहुत ज़्यादा वायरस फीवर था, शायद 102 या 103 था। मैंने जब उसकी नब्ज पकड़ी तो उसके नब्ज में मेरे को मिला कि उसके जो है कफ का गुण बढ़ा हुआ है। वात पित्त कफ 3 होते हैं, हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो उसमें कफज गुण बना हुआ। तो मुझे पता लगा कि कफज ज्वर है इसका, ठीक है। मैंने उसको बोला कि एक काम कर, काली मिर्च कूट के और आधा चम्मच और उसको उबाल के पी जा और कंबल में सो जा, ठीक है। सर थोड़ी देर बाद आया पसीनों में, उसका फीवर बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, नेचुरल ट्रीटमेंट था, तुरंत रिस्पॉन्ड आया। अब आप खाते रहिए एंटीबायोटिक्स, आप खाते रहिए आप अपनी मेडिसिन। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो शायद आपको और किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत रिस्पॉन्ड मिलता है। डॉक्टर चेतन, बहुत अच्छी बात बोली आपने। नाड़ी परीक्षण की बात बोली, नाड़ी परीक्षण क्या होता है आयुर्वेद में? देखिए, ये हमारा डायग्नोस्टिक टूल है। जिस तरीके से एलोपैथी में आपने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन सुना है, ऐसे ही हम लोग क्या है कि नाड़ी परीक्षा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे परीक्षा में 3 चीज़ें बताई गई हैं, स्पर्शन, दर्शन और प्रशन। ये त्रिविध परीक्षा बताई गई है आयुर्वेद में। स्पर्शन यानी जब हम टच करते हैं तो उसमें यानी नाड़ी परीक्षा आता है। दर्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, वो कैसे बात कर रहा है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज, हम उसकी प्रकृति देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है। फिर हमारा लास्ट में प्रश्न आता है। तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो पहले चुप करा देते हैं, पहले आपकी नाड़ी परीक्षा करते हैं कि भैया आपने नब्ज दिखाओ। जी। ये खाली पेट होती है या भरे, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद भी होती है? सर खाली पेट तो देखो सुबह होगी। अब सुबह आपके यहाँ से कितनी दूर है आयुर्वेदिक डॉक्टर? अच्छी कौन सी रहती है जो मतलब बेस्ट मानी जाती है? सुबह सुबह के काल में खाली पेट एक आदर्श नाड़ी परीक्षा की जाती है। लेकिन आजकल के वातावरण को देखते हुए, लोगों के बहुत दूर हैं घर, कई लोगों को सुबह खाली पेट नहीं रहा जाता, ठीक है। तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी वो खाली पेट जैसा ही लगता है। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं लेकिन वो नाड़ी परीक्षण आ जाता है, ठीक है। तो नाड़ी में चीज़ें आ जाएंगी। खाना खाने के अगर आप जस्ट बाद जाएंगे तो वैसे भी वो डाइजेशन होता है तो पित्त बड़ा होता है, तो पित्त बाय डिफॉल्ट पित्त दिखता है। अब इसमें भी नाड़ी परीक्षा में क्या होता है कि काल का बड़ा योग है। सुबह सुबह आप आएंगे तो अगर सुबह 6 बजे आ रहे हैं तो वात का काल होता है, उसके बाद कफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 10-11 बजे तक कफ रहेगा। तो मान लो अगर मैं 10-11 बजे तक नाड़ी परीक्षा देख रहा हूँ और मेरे को कफ ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कफ की गति चल रही है, वो टाइम उस हिसाब से, काल उस हिसाब से। दोपहर को पित्त हो जाता है, शाम को फिर वात हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो नाड़ी परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है और ये हमें सब कुछ मोस्टली बता देता है। जब हमारे पास में कोई पेशेंट आता है तो जब हम उसकी नाड़ी परीक्षा करते हैं तो हम उसके बॉडी के वात, पित्त और कफ को समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस बॉडी की प्रकृति क्या है। मान लो प्रकृति मेरी कफज आ रही है और उसकी नाड़ी में भी कफ गुण ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा डिनोट होता है कि इसके शरीर में कफ बढ़ता है। कफ बढ़ने से क्या होता है सर? पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, पेशेंट को किडनी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेशेंट को कुछ भी जो बॉडी में ठंडापन जो चीज़ें लेके आ रही हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्लब में दिखती हैं। और जब हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो अगेन ऑलमोस्ट वही आंसर आते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक हो गया और इस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। डॉक्टर चेतन, जो आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं और यंग जो लड़कियां हैं उन्हें पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? जी देखिए, आयुर्वेद में पीसीओडी, पीसीओएस बहुत अच्छा इलाज है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का भी बहुत अच्छा इलाज है। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। हम लोग इसका पंचकर्म से ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि इस पे पंचकर्म में बहुत अच्छा काम होता है। सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कराना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये एक्युमुलेटिव और टॉक्सिन्स की वजह से होता है। जब हम शरीर में थोड़ा डाइट की गड़बड़ की वजह से, लाइफस्टाइल गड़बड़ से, पीसीओएस पीसीओडी में खास बात आप देखिएगा कि उनका डाइट और लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ मिलेगा। ये हमें हिस्ट्री मिलती है, ठीक है। उसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हुए और जाके अल्टीमेटली ये डिसऑर्डर हुआ। तो हमें क्या करना है? अब हमें पता है कि ये रास्ता ए से लेके बी गया, बी से लेके सी गया, ट्रीटमेंट क्या होगा? सी से बी पे आ जाओ, बी पे से ए जाओ। मतलब पहले उनका डाइट ठीक कीजिए, लाइफस्टाइल ठीक कीजिए,
ठीक है। उसके बाद हमने पंचकर्म करके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए, तो उसके बाद हमारे जो आयुर्वेद की मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लिनजिंग, शुद्धिकरण करना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे नहीं और हम मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन भी उतना काम नहीं करती है, ठीक है। जितना पहले टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ज़रूरी है, तो वो एक बार निकल गए तो इसमें अल्टीमेटली क्या है, पंचकर्म करें सबसे पहले और उसके बाद में फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। तो पीसीओडी पीसीओएस हम लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं पूछ रहा था कि डॉक्टर चेतन, आजकल पीसीओडी का तो अनु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन पीसीओडी के साथ साथ आजकल एक हार्ट अटैक की बड़ी प्रॉब्लम, रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है अनु, आजकल यंगस्टर्स में ये हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन हो गया है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अचानक से उनकी खबर आती है कि रात को सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए। तो ये हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एकदम से अचानक से क्यों बढ़ गई है? देखिए, ऐसा है कि आपने अपने जीवन में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार और योग को कितना इंपॉर्टेंस दिया, पहले तो आप क्लियर करो। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमारे को 15 साल से ब्लड प्रेशर है, 20 साल से डायबिटीज़ है, क्यों नहीं ठीक होके दे रही? क्योंकि रीज़न क्या है कि आप डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रहे हो। डॉक्टर क्या कर रहा है भाई, डॉक्टर सिर्फ एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है। मेरे पास में कोई पेशेंट आया 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, अब आधा घंटा मेरे साथ है तो घर जाके 23.5 घंटे उसने क्या किया अपने साथ में, वो फिर भी वही जो मैं मना कर रहा हूँ वो खा रहा है। तो पेशेंट क्या होता है, अपनी तरफ नहीं देखते कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ। डाइट में बताया गया ये चीज़ें नहीं खानी, तो किस वजह से नहीं खानी? क्योंकि वो जो खाने के लिए मना किया गया है वो क्वालिटी अगर आप खाने शरीर को दोगे तो वो डेफिनेटली वो प्रोग्नोसिस में बढ़ेगा ही बढ़ेगा बीमारी, उसको कम नहीं कर सकते। सेम विद कार्डियक अरेस्ट है, सेम विद आपके स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। आपने उसके पीछे अपना, अगर आप बैलेंस डाइट रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात क्या होता है, हम जब जो भी खाना खाते हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाने लाजमी है। हम लोग जिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप क्या खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप शुद्ध भी खा रहे हैं बहुत, आप कहते हैं कि सर मैं मैदा नहीं खाता, मैं स्टार्च नहीं खाता, मैं कार्ब्स भी नहीं लेता, मान ली सर आपकी बात, लेकिन जो आप खा रहे हो उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही बात है। आप रोटी खा रहे हो, गेहूं की क्वालिटी नहीं है। आप दूध पी रहे हो, कहते मैं तो दूध पी रहा हूँ, अरे यार दूध कहाँ से आ रहा है? आप श्योरिटी है कि वो दूध आपका कहाँ से आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है? टॉक्सिन्स गए शरीर में, वो टॉक्सिन्स कैसे निकालोगे आप? मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ तो बिल्कुल आपको भी और आपके दर्शकों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने कुछ भी खाना खाया, खाना खाने के साथ में वो हमारे डाइजेशन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लिक्विफाइड हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके और वहां से वो न्यूट्रिशन जाना था हमारी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब वो क्या है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसके टॉक्सिन्स भी वो खींचना स्टार्ट कर दिया। अब वो न्यूट्रिशन के साथ में ब्लड में टॉक्सिन्स भी घूम रहा है, घूमता जा रहा है, कहाँ जाएगा? सेल्स में डिपॉजिट होने लग जाता है। सेल्स में डिपॉजिट होने लगेगा तो किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, किसी को थायराइड हुआ, किसी को पीसीओएस पीसीओडी हुआ, ठीक है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम आने लगी, किसी को नेफ्रोटिक प्रॉब्लम आने लगी। तो ये जब प्रॉब्लम आ गई, अब मैं इसका क्या करूं? तो फिर क्या होता है कि जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है, आपके सिम्टम कम करता है। हाँ भाई बता तेरे को क्या है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो मैं ऐसी दवाई दूंगा कि तेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ब्लड नॉर्मल कंडीशन से बढ़ेगा। अब अगर मैंने वो दवाई छोड़ दी फिर क्या होगा? तो ब्लड तो फिर भी उसी स्पीड में बढ़ा, मैंने ट्रीटमेंट तो नहीं किया ना, ठीक है। डायबिटीज में अगेन क्या है कि मैं मतलब एज अ डॉक्टर कोई ऐसी दवाई दे रहा है कि जो आपका ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रखेगा, ठीक है, लेकिन क्या उससे डायबिटीज ट्रीट हुआ? जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। लोगों के ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के सिम्टम्स ठीक करने में सब लगे हुए, ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट कब होगा? जब अंदर से आप उसका रूट कॉज का ट्रीटमेंट करोगे। भाई टॉक्सिन्स निकालो पहले बाहर शरीर से। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, आपने, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, किसी भी आप पेट को देख लीजिए, अगर पेट का पेट खराब है खाना छोड़ देता है। जी बिल्कुल खाना छोड़ देता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि है मेरे पास, तो मुझे पता है वो खाना छोड़ देता है। हालांकि घर वालों को चिंता हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने आप को नेचुरल ट्रीटमेंट है, वो हाँ डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है उसकी। हाँ जी, हम लोग बुखार में भी बाहर का खाना खा रहे हैं। जी मैगी खाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं, ठीक है।
इंसानों को छोड़ के किसी जानवर का कार्डियक अरेस्ट सुना है आपने? हार्ट अटैक हुआ कभी है? नहीं सुना। किसी हाथी हार्ट अटैक में मर गया? तो है क्या कि सारे जीव जंतु नेचुरल ट्रीटमेंट उनको गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है, वो प्रकृति की करते तरफ से। हैं। ठीक है, किसी भी हाथी को प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात। हमें प्रोटीन खाने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, व्हेल मछली इतनी बड़ी मछली, उसको कोई कार्ब्स प्रोटीन से कोई लेना लेना देना देना नहीं नहीं है। है। ठीक है, हम जो शरीर को बनाते जा रहे हैं उसके फिर आगे जाके रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। फिर हमें पता लगता है कि यार उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है, बॉडी को पहले क्लिनजिंग करो, अंदर से साफ करो। क्लिनजिंग के क्या तरीके हैं? आप जो डाइट खा रहे हैं, हमारे यहाँ पे आहार में जो है सबसे बढ़िया जो बताया गया था आयुर्वेद में, दीपन, लंघन, दीपन, पाचन, 3 टर्म्स दी गई हैं सर। क्या मतलब है इनके? कि लंघन मतलब लघुता, शरीर में लाइट फूड खाओ। अगर आपको करना है लाइट फूड, जैसे कि आपने फ्रूट्स पे आ गए, लिक्विड डाइट पे आ गए। ठीक है, आपने क्या किया कि भाई अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह नाश्ते में जैसे पोहा, दलिया, उपमा, इडली, इस टाइप का लाइट फूड ले लिया, फिर फ्रूट्स ले लिए, रात में खिचड़ी खा ली। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये शरीर में लघुता, लाइटनेस लेके आता है। ठीक है, तो लाइटनेस हुआ तो फिर जो आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, उन्होंने कहा यार आज तो छुट्टी हो गई, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, तो एक काम करो, फिर अपने आप को ठीक करो। जैसे कि हम, क्या होता है कि हमारा संडे छुट्टी है तो घर के काम करने लग जाते हैं ना, तो हमारे ऑर्गन्स भी तो फिर अपना ठीक करने लग जाएंगे, रिकवरी मोड पे आ जाएंगे। पर हम नहीं कर रहे, हम उनको रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं पार्टी में और जाके फिर सो रहे हैं। हम तो सो गए, ऑर्गन्स लगे पड़े हैं बेचारे काम में। वो कहें यार दिन में भी काम करो, रात में भी काम करो, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। तो अल्टीमेटली नटशेल में बात यह है कि आपने बॉडी को लाइट फूड दो। ठीक है, फिर आता है दूसरा दीपन, यानी दीपन का मतलब डाइजेशन को इंक्रीज करो। तो उसके जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे जैसे आपका अगर डाइजेशन आपको करना है तो आपने सिंपल सा क्या किया, जैसे मैं आपको वो घर में होम रेमेडी बता रहा था, इस तरीके से आपने आयुर्वेदिक पेय बना के पीना स्टार्ट कर दिया तो आपका डाइजेस्टिव फायर आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमारा पाचन आ गया, तो पाचन में जैसे कि हमारा जो डाइजेशन है उसका एक होता है पाक और एक होता है परिपाक। तो जैसे कि हमने सिंपल सा है, त्रिफला होता है, आंवला होता है, इस तरीके से हमने औषधियाँ लेनी स्टार्ट करी तो हमारा पाचन भी ठीक हो गया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप ये देखेंगे आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। लोग सिम्टम्स और डिजीज़ को बीमारी समझते हैं, डिजीज़ उससे बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमने डाइट ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक करी और हमने ऋतुचर्या, दिनचर्या को समझा, तो आपको फिर ये डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे। एक और प्रॉब्लम जो लोगों में मैं अक्सर देखती हूँ कि जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है तो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई में उन्हें क्या लेना चाहिए और लो में उन्हें क्या लेना चाहिए। इस बारे में आप हमें बताइए। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर जस्ट अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। तो सबसे पहले आप समझिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, क्या वो किसी आपकी मेडिसिन खाने की वजह से बढ़ रहा है, क्या वो आपके किसी डिसऑर्डर की वजह से बढ़ रहा है, या आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारे आयुर्वेद में कहते हैं इसको रक्तवात, यानी कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो रक्त ब्लड है उसमें वात का गुण बढ़ जाता है। वात अगेन डिनोट्स टू एयर, तो उसमें एक चलता है, मतलब चलता रहेगा। तो अगर वात थोड़ा बढ़ गया और वो अगर रक्त को बहा रहा है तो उसको हम लोग जो है रक्तवात कहते हैं। तो इसमें हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से इसका जो है वात की चिकित्सा करते हैं तो रक्त कंप्लीटली नॉर्मल आ जाता है। बट समझना पड़ेगा, इसमें हम लोग कई बार क्या होता है कि इसमें हम लोग सिर्फ ब्लड प्रेशर के प्रेशर को नॉर्मल करने में लग जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं ठीक करते। तो और अगेन जैसे कि हमारा कई लेडीज़ में ब्लड प्रेशर लो आता है, तो एक तो वैसे तो फीमेल्स का क्या होता है कि उसमें ब्लड प्रेशर लो रहना एक ऑलमोस्ट एक नॉर्मल है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है तो। ठीक है, तो उसमें भी अगेन वात का 6 है, जैसे मैंने वात की वृद्धि बताई थी उसमें, तो इसमें वात का 6 मिलता है, तो वात यानी कम हो गया है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने हैं, तो हम इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर चेतन, यहाँ ब्लड प्रेशर की बात चली, अब शुगर की बात करूँगा। क्या शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मीठा क्यों रोकते हैं डॉक्टर? क्योंकि आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो
शुगर खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन अगर एक बार आपकी डायबिटीज़ हो गई तो ऑलरेडी आपका जो ब्लड में इंसुलिन है वो या तो डिफॉर्म कंडीशन में निकलना स्टार्ट हो जाता है पैनक्रियास से, या वो कम निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही अवस्था में, क्योंकि इंसुलिन ही एक ऐसा था जो आपके जो फ्रीली शुगर घूम रहा था शुगर ब्लड में, उसके साथ कंबाइन करके और उसको फिर सेल्स में डिपॉजिट होना था ताकि हमें एनर्जी मिले। अब क्या हुआ, इंसुलिन या तो ऐसी फॉर्म में बन रहा है कि शुगर नहीं पहचान पा रहा कि यार ये इंसुलिन तो वो नहीं है, या फिर वो कम बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि शुगर फ्रीली घूम रहा है ब्लड वेसल्स में। तो इस कंडीशन में आपका अगर और शुगर खाएंगे तो वो ऑलरेडी आप और ज़्यादा शुगर लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से शुगर को कम कहा जाता है कि शुगर नहीं खाना। ये तो शुगर जिनकी ज़्यादा है, लेकिन जिनकी शुगर कम हो जाती है उनको भी चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, तो ये सिम्टम भी आते हैं उनमें। 2 वजह से ऐसा होता है। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि आपने काफ़ी टाइम से डाइट नहीं ली, खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल शुगर है फिर वो कम हो गया, ठीक है। या दूसरी वजह है कि आपकी कोई मेडिसिन आप ले रहे थे और किसी वजह से आपका शुगर नॉर्मल आ रहा था, लेकिन फिर भी आप मेडिसिन लेके जा रहे थे, तो उस चक्कर में भी शुगर नॉर्मल लोअर लेवल पे आता है। उस कंडीशन में तुरंत ही कहा जाता है कि आप तुरंत कुछ मीठा खा लीजिए ताकि आपका वो शुगर नॉर्मल लेवल पे आ जाए। ओके ओके। हम हमेशा अपने बड़ों से सुनते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो आप जो है जो पानी जो है वो आपको या तो 10 मिनट पहले पी लीजिए, लेकिन हम लोग जो है अक्सर ऐसा होता है कि खाना खा रहे होते हैं उसके साथ साथ में पानी पीते रहते हैं। तो डॉक्टर चेतन ये बताइए कि ये कितना हमारी हेल्थ के लिए सही है? पानी अमृत भी है और पानी जहर भी है, ये दोनों चीजें हैं। हाँ। अब इसको समझना पड़ेगा कि पानी अमृत कब है और पानी जहर कब है। पानी, जल का गुण क्या है? जल का गुण है शीत गुण, ठीक है। जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर का जितना भी पित्त है, पित्त यानी गर्मी आप समझ सकते हैं, वो पेट में बढ़ रही है, और अगर मैंने उसे ठंडा कर दिया तो क्या होगा कि वो बिल्कुल जहर बन जाएगा, जो खाना हमारा अमृत था वो जहर बन जाएगा। तो उस कंडीशन में पानी जहर है। आप इतना कर सकते हैं कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सिप पानी खाना खाते समय के बीच में ले सकते हैं, लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो उसके कम से भी कम 1 घंटे के बाद में आपको पानी पीना चाहिए, और वो भी थोड़ी मात्रा में। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में हमें प्यास क्यों लगती है ज़्यादा? क्योंकि पित्त बढ़ा होता है शरीर के अंदर, तो वो पित्त जो बड़ा होता है उसमें हमें आपको संयमित रखते हुए उसमें पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो ये हो गया कि पानी हम लोग उस समय ना पिए, 1 घंटे बाद पिए, ठीक है। अच्छा, पानी के भी बहुत सारे नियम हैं जी, ठीक है। सबसे पहला नियम तो यह है कि लोग अक्सर क्या होता है कि सुबह सुबह खाली पेट है ना जग भर पानी पीने लग जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, उसमें क्या है कि वो अपनी किडनी खराब कर रहे हैं, वो अपनी जठराग्नि को खराब कर रहे हैं। प्रोसेस क्या लगता है उनको, यार पानी पीऊंगा जितना भी वो टॉक्सिन्स है वो सारा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप पानी अगर ज़्यादा पिएंगे मात्रा में तो वो क्या होगा कि वो आपकी जठराग्नि को कम कर देगा। लोग अक्सर पानी पीते हैं कि यार मेरे को मोशन क्लियर हो जाएगा सुबह सुबह और मेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा, उल्टा उनका डाइजेशन हमेशा खराब रहता है। आप नोट कर लीजिएगा, वो अक्सर फिर वो पानी ही पीते रहते हैं ये सोच के कि मेरा पानी से ठीक हो रहा है। पानी अगर आपको पीना है, आधा गिलास से ज़्यादा पानी ना पीजिए सुबह, ठीक है, खाली पेट, उससे ज़्यादा बिल्कुल। और जो सुबह तांबे के जग में भर के वो लोग 2 लीटर पानी पीते हैं। सर कहाँ लिखा है कि तांबे के जग में 2 लीटर पानी पीना है? सर पूरी मतलब बहुत बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल मिथ है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर पानी पीना है आधा गिलास से ज़्यादा बिल्कुल पानी मत पीजिए। 1 बोतल तो मैं ही पी लेता हूँ सुबह। सर डाइजेशन में इम्पैक्ट हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो भूख कभी अच्छी लगेगी कभी गलत लगेगी, यानी कि आपने अग्नि को विषम कर दिया, विषमाग्नि बन जाएगी। ये कह सकते हैं आप, भूख वाला मैं मान सकता हूँ, ये अभी हो रहा है कुछ टाइम से। सबके अब अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। आइडियली कंडीशन ये है, अगर आप सुबह उठ रहे हैं आप केवल आधा गिलास पानी पीजिए, ठीक है, तांबे में रख के पीना है बिल्कुल पीजिए, ल्यूकवार्म वाटर करके पी सकते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल साथ में है। अक्सर जो है हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे यंग बच्चे हैं ना, उनके बाल जो हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। तो और बहुत सारे हमें ये घरेलू होम रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप ये वाली रेमेडीज़ कीजिए, इससे बाल जो है ना सिर्फ बच्चों के बल्कि जो हमारे बड़े भी हैं, जैसे मेरी एज के भी जो हैं, अगर वो भी ये रेमेडीज़ करते हैं तो उनके बाल जो है वो काले हो जाएंगे, आपको बाहर के प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई नुस्खा है जो हम कर सकें?
देखिए, बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं जो हमारे केशय यानी जो बाल होते हैं, केशय रंजन कहते हैं इसको, कि बालों को रंगने के लिए प्राचीन काल से चला आ रहा है। आप कालमेघ यूज़ कर सकते हैं, आप हिना का यूज़ कर सकते हैं, इससे सारी की सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या जो बाल आपके एक होता है खालित्य रोग कहते हैं हम इसको, यानी कि यहाँ पर आपका एलोपेशिया आर्टा यानी बाल टूट रहे हैं, आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है आपका। और एक होता है पालित्य रोग, यानी कि बालों का जो रंग है वो चेंज हो रहा है, वो वाइटनेस आ रही है। तो क्या ये उम्र के हिसाब से हो रहा है या फिर आपका बिना उम्र के हो रहा है? अगर आपका उम्र के हिसाब से हो रहा है तो देखिए, प्रकृति है, आप इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहें आपकी कॉल है, छेड़छाड़ ना करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका ये उम्र से पहले हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये विकृति है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। बाल का सीधा सीधा रिलेशन हमारे डाइजेशन से है। जी। कभी भी अगर किसी का एलोपेशिया हो रहा है, यानी कि उसका हेयर फॉल हो रहा है या हेयर वाइटनिंग हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई डिसऑर्डर मिलेगा। मेजर डिसऑर्डर इसमें इंडाइजेशन रहता है। हम लोग कई बार इंडाइजेशन ठीक करते हैं तो पता लगा हेयर फॉल रुक गया उसका, हम लोगों ने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी नहीं किया। उसका रीज़न है आपका अगर हेयर वाइटनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं जो उसके हेयर की रूट है वो डिफॉर्म हो रही है। तो हम हेयर का रूट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हेयर का रूट का ट्रीटमेंट करना है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं पर हम लोगों का इंडाइजेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो हेयर के रूट्स निकल रहे हैं। तो एक तो इलाज हम उसका करते हैं, तो हेयर फॉल का और हेयर वाइटनिंग वहाँ से ठीक होता है। सेकेंडली, कई बार क्या होता है, जो आपकी जो स्काल्प होती है वो ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है। हम वो ड्यू टू जो हम जितना भी केमिकल एक्सपोजर कर रहे हैं, आप देखिए कि हम शैम्पूज भी बहुत लगा रहे हैं, हेयर ऑयल भी लगा रहे हैं, सीरम भी लगा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो भी हमारा पूरा एक्सपोजर है स्काल्प के लिए। तो उससे क्या होता है कि स्काल्प की ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। अब स्काल्प की ड्राइनेस हुई तो हम उसको दो तरीके से ठीक करते हैं, इंटरनल ऑयलेशन और एक्सटर्नल ऑयलेशन। अब ये क्या है कि हम लोग उसकी ऑयलेशन करते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स हैं इंक्लूडिंग द स्काल्प, उसका फूड है हमारा ऑयल। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, गाय का घी सुबह सुबह 1 चम्मच खाली पेट लेना चालू कर दो जी। उससे क्या होता है कि हमारी इंटरनल ऑयलेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। एक्सटर्नल ऑयलेशन के लिए हम लोग शिरोभंगम कहते हैं, जैसे हेड मसाज हो गया, तो उसके लिए जैसे आप भृंगराज से कर सकते हैं, नारियल तेल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्योर नेचुरल, आप वो लगाइए तो आपका हेयर फॉल भी वाइटनिंग भी दोनों ही कम हो जाएंगे जी। डॉक्टर चेतन, आयुर्वेद में कैंसर और HIV जैसे क्रॉनिक डिजीज का भी ट्रीटमेंट होता है क्या? देखिए, बिल्कुल इन सब डिजीज का भी ट्रीटमेंट होता है। देखिए, होता क्या है कि ये अगर अर्ली स्टेज पे इसको पकड़ पे आता है तो हम काफ़ी हद तक इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। अब मेजरली क्या होता है कि ये एलोपैथी ट्रीटमेंट चलता ही है, हम इसमें आयुर्वेद में सपोर्टिव में ट्रीटमेंट लेके आते हैं। जितने भी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स में एक मेजर ट्रीटमेंट एलोपैथी चलता रहता है। हम उसको कभी नहीं रोकते कि आप एलोपैथिक मेडिसिन मत खाओ, बिल्कुल आप खाइए। मेरा काम क्या है? मेरा काम बिल्कुल क्लियर है कि मैं बॉडी को पहले डिटॉक्स करूंगा, प्योरिफिकेशन पे लेके आऊँगा, जितना मैक्सिमम मैं टॉक्सिन्स निकाल सकता हूँ अपने आयुर्वेद के जरिए, पंचकर्म के जरिए वो निकालूंगा। तो उससे क्या होता है कि एलोपैथी की जो मेडिसिन है वो भी लगने लग जाती हैं। आपका अगर कैंसर का कोई पेशेंट है, उसका रेडिएशन चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, डॉक्टर ने सर्जरी प्लान करी है, भाई बिल्कुल कराओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ में आपको समझना पड़ेगा आयुर्वेद एज अ सपोर्टिव बहुत अच्छा काम करता है। यानी उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट के, तो वो हम लोग सबसाइड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट भेजते हैं पेशेंट को कि इस पेशेंट का कीमोथेरेपी चल रहा है और इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। हम उनके सिम्टम्स सबसाइड करते हैं। कई लोगों के हेयर फॉल बहुत होना स्टार्ट हो जाता है, कई लोगों की स्किन पे बहुत इंपैक्ट आता है, वो हम सारा करते हैं। कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं अपने ऑन्को की सेटिंग्स में, जब चलती है ऑन्कोलॉजी में, तो उसको हम ओवरकम करते हैं अपने आयुर्वेद पंचकर्म के थ्रू। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि अंडर आवर कैपेसिटी हम लोग इसके सपोर्ट सिस्टम में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एलोपैथी इसमें बहुत स्ट्रांग है। आप उसको साथ में चलाइए, साथ में किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से जरूर मिलिए। बात करी पंचकर्मा की आपने, पंचकर्मा होता क्या है? पंचकर्मा हमारी बॉडी में 2 चीज़ों का काम करता है। सबसे पहला होता है एक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी पूरी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करना। सेकंड वन होता है रिजुविनेशन, यानी कि बॉडी को रिकवरी में लेके जाना। प्राचीन काल से ही
जो पुराने बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपना पंचकर्म कराते थे शरीर का। उससे क्या होता था कि जैसे कि वो अपने बॉडी को टॉक्सिन्स क्लियर किया और उसके बाद में रिजुविनेशन पे लेके गए, तो उनकी लाइफ की पोटेंसी बहुत बढ़ जाती थी। आज के डेट पे कोई कहता है कि मेरे को 100 साल जीना है, मेरी इच्छा है 100 साल की, आप पंचकर्म कराइए, बिल्कुल चलेंगे साथ में, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक है, एविडेंट है। अगर आप बॉडी के टॉक्सिन्स फ्री कराते चले गए और साथ में आपने रिजुविनेशन यानी कि बॉडी की लॉन्गेविटी पे काम किया जो पंचकर्म करता है, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बॉडी आपकी स्मूथ चलती रहेगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों होता है सर? मैं आपको n नंबर ऑफ होम रेमेडीज बताता हूँ जिसमें कोई खर्चा ही नहीं होता, ठीक है। मैं बहुत हद तक ये कोशिश करता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके नियर बाय मिल जाएं, आपके किचन में मिल जाएं, आपके आस पड़ोस में मिल जाएं, ठीक है, आप उससे इलाज कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आप घर में ही लगा सकते हैं। जी। आपने गिलोय लगाया, एलोवेरा लगाया, आपने तुलसी जी लगा दी, ठीक है, आपने अपने जो अगर गार्डन मेंटेन कर सकते हैं तो आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा दी। तो अगर आप यही चीज़ें लगा देंगे तो इसी से इलाज हो जाता है, ठीक है, काफ़ी हद तक। आयुर्वेद अगर आप महंगा समझते हैं तो देखिए, आप रूट कॉज पे काम करने की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन अ सिम्टम्स, ठीक है। अपना एक कॉस्ट एक सब्जेक्टिव है सर। आज के डेट में तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास में अगर इंश्योरेंस है तो आप कैशलेस कराइए, सारा कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इसमें कहीं पे भी आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपका कोई कॉस्ट लग रहा है। या अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हमारी काष्ठ औषधियाँ हैं, यानी पेड़ पौधे से जो जड़ी बूटियाँ जो बनती हैं वो बहुत सस्ती हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आपको त्रिफला ही 30-40 रुपए का 100 ग्राम कहीं भी मिल जाएगा आराम से। तो आयुर्वेदिक जो आप सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, वो जो आप ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि हमारे पास कोई पेशेंट आया हो और इस वजह से वो चला गया कि नहीं जी हमारा कॉस्ट महंगा। कहने का मैं जितना समझ पाया आपकी बात से ऐसा कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है सर। आयुर्वेदा तो बेसिक कॉस्ट मतलब जो बेसिक सेंट्रल लाइन है वो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है सर। हम लोगों के पास में जो पेशेंट आता है तो हम लोग को कंपैरेटिवली अगर उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो मुश्किल से उसकी 1000-1500 रुपये में तो महीने की दवाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, हमने तो आज तक नहीं देखा। हाँ, अगर हम लोगों का बहुत कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन, तो उसमें जैसे हमने रस और भस्म यूज़ किया है, अगर हाई एंड की मेडिसिन है उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है। लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। और वो भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, जैसे कोई 100 पेशेंट में से 1-2 पेशेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसा हम नॉर्मली कोई पेशेंट यूज़ भी नहीं करते। डॉक्टर, मैं यहाँ से जानना चाहूँगी कि जैसे हम महिलाएं हैं तो जब हमें पीरियड्स आते हैं तो कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, कि बर्दाश्त ही नहीं होता है। और कुछ महिलाएं तो 5-5, 6-6 दिन तक बेड से उठ भी नहीं पाती हैं। और ये कहा जाता है कि जब आपको इस तरह का पेन हो तो या तो आप गर्म दूध में घी डाल लीजिए या फिर गर्म गुनगुना पानी पीजिए। तो क्या इससे रिलीफ मिलता है? बहुत बार ऐसा कर भी लेते हैं लेकिन तब भी रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसे में, क्योंकि उस समय इतना दर्द होता है कि वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में किया जाए? देखिए, ये बहुत अच्छी होम रेमेडी आपने बताई और हम लोग भी कई बार अक्सर देते हैं, क्योंकि अगेन वो ये है कि जो दर्द होता है वो वात को डिनोट करता है, यानी वात गुण शरीर में उस समय बढ़ जाता है। और जो वात का गुण है उसमें जो गुण आते हैं, रोग शीत लघु सूक्ष्म चल विशद कर, उसमें शीत गुण आता है, तो यानी कि ठंडापन बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए गुनगुना पानी जैसे आपने बोला तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कई बार अक्सर नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि उसमें जो महिला है उसकी प्रकृति क्या है। तो हो सकता है कई बार उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो उतना नहीं, अपित्त प्रकृति है, ऑलरेडी उष्णता है उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ इसके लिए। तो जैसे हमारा काला तिल हो गया और गुड़ हो गया, ठीक है। काला तिल आप क्रश कर लीजिए और गुड़ के साथ लेना चालू कर दीजिए। वो कब? जब पीरियड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद 7 दिन आप ये लीजिए, ठीक है। आपको जब नेक्स्ट पीरियड आएगा आपको उसमें खुद आराम मिलेगा कि आपको अब उतना नहीं है। लेकिन जब पीरियड्स आने वाले होते हैं डॉक्टर साहब, उससे पहले भी लेडीज़ जो हैं बहुत चिड़चिड़ी, मतलब वो बहुत डिप्रेस सी हो जाती हैं। बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, क्योंकि कुछ महिलाएं वर्किंग भी हैं और जो घर में भी काम करती हैं उनको भी काम करना है। तो वो जो आने वाले होते हैं उससे पहले भी बहुत चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, हार्मोन्स चेंज होने हैं उस समय,
तो ये प्रकृति है। जब प्रकृति है तो आपका जो है उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज होनी है। तो उसके लिए देखिए, जैसे हमारे दशमूलारिष्ट बताया गया है, आप दशमूलारिष्ट का सेवन कीजिए। अच्छा। आपको वैसे यूट्रिन में भी बहुत हेल्प करेगा और इस तरीके से जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में भी आराम करेगा। साथ में योग का बहुत उपयोग आता है। तो अगर आप उस समय पर योग करना स्टार्ट करेंगे और ख़ासतौर से प्राणायाम, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जी डॉक्टर चेतन, आयुर्वेद में क्या सिर्फ जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट मेडिसिन बनाई जाती है या कोई और भी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है इलाज करने का? देखिए, आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य मैं कहूँगा इसको चिकित्सा का, कि इसमें तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप आयुर्वेद में हर चीज़ से ही ट्रीटमेंट हो सकता है जी। ठीक है। आयुर्वेद में आज सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं, आपके रंगों से भी इलाज होता है। आपके जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आयुर्वेद केवल आहार चेंज करने से ही ठीक हो गया। अच्छा, डाइट चेंज करने से ठीक हो गया। आयुर्वेद लाइफस्टाइल से ही ठीक हो गया। हमने किसी को योग बताया, योग से ठीक हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने अग्निकर्म के बारे में बताया था, पंचकर्म के बारे में बताया, क्षार सूत्र होता है, क्षार कर्म होता है, विद्ध कर्म होता है, मर्म चिकित्सा होती है, रक्त मोक्षण होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर पे हम लोग इलाज कर सकते हैं। हम लोगों को हर चीज पढ़ाई जाती है। हम लोगों को जो आप रत्न पहनते हैं, ठीक है, आप जो अंगूठियां पहनते हैं, उस रत्नों से भी इलाज बताया जाता है। अच्छा। वास्तु भी इसके अंदर आता है। कई बार वास्तु के हिसाब से भी इलाज बताया जाता है आयुर्वेद में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इलाज बताया जाता है। ये तो इतना बड़ा सर साम्राज्य है कि एक जीवन में समझना ही बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सर, हम लोगों ने देखा कि जैसे वो जड़ी बूटियाँ, पाउडर, कोई पेड़ की छाल कूट के और उसमें शहद मिला के, ये इस तरह से वो हमने तो वही दवाई देखी है। इसलिए मैं आपसे बस अपनी एक उसके जागरूकता के लिए मैं पूछ रहा था कि क्या इन्हीं चीज़ों से ट्रीटमेंट होता है या और भी अदर वे ट्रीटमेंट होते हैं? लेकिन आपने बहुत सारे बताए। लेकिन आयुर्वेद की दवाइयाँ बड़ी कड़वी होती हैं सर। हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण है सर? बीमारी से कड़वी थोड़ी होगी। हाँ। देखिए, क्या होता है कि हर चीज़ मीठी नहीं हो सकती। प्रकृति अपने हिसाब से चीज़ें बताती है। प्रकृति ने नीम बनाया, कड़वा है, लेकिन उसके गुण। मुलेठी बनाया, वो मीठा है। ठीक है। आपका जो है, जैसे आप गन्ना खाते हैं, ठीक है, उसका रस मीठा है। ठीक है। तो हर चीज़ का रस अलग है। ठीक है। मधुर भी मिलेगा, अम्ल भी मिलेगा, लवण भी मिलेगा, कटु भी मिलेगा, तिक्त भी मिलेगा, कषाय मिलेगा। ये 6 रस होते हैं। ठीक है। तो हर चीज़ का अपना अपना योग है, उपयोग है। जहाँ तक बात आयुर्वेद की है, तो आयुर्वेद की जो आप वो कूटने पीसने की बात कर रहे थे, वो दरअसल काष्ठ औषधियाँ मेनली होती हैं। काष्ठ औषधि मेजरली आपका जो है कटु रस की मिलेंगी, तिक्त रस की मिलेंगी, कषाय रस की मिलेंगी। तो ये थोड़ा कड़वापन भी, कड़वापन भी आता है। हाँ हाँ। तो अक्सर क्या है कि ट्रेडिशनली आयुर्वेद जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा था, वो हमारा ऐसा ही था कि भाई काष्ठ औषधियों के साथ में थोड़ा रस्म और भस्म के साथ में हम लोग मेडिसिन देते थे, जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अगर हम चरक संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, अग्निवेश तंत्र पढ़ते हैं, सर 12 टेक्स्ट बुक्स हैं, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी मिला के, ये कंप्लीट आयुर्वेद है। अब इसमें अगर समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से पंचकर्म निकला और उसके साथ मैंने जो सारी चीज़ें बताई वो सारी निकली जी। ठीक है। एक अगत तंत्र होता है जो टॉक्सिकोलॉजी पे काम करता है। शल्य तंत्र होता है जो मेनली केवल सर्जरी, आयुर्वेद में सर्जरी यूज होती है, उस पे काम करता है। शालक्य तंत्र है जो हमारे ENT डिसऑर्डर्स पे काम करता है। तो आयुर्वेद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। तो इसमें डे टू डे में अगर जो क्लिनिकल लेवल पे लोग दरअसल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आम तौर पे मार्केट में नहीं मिलेंगी। सर, आपके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो किस बीमारी के आते हैं? जॉइंट्स पेन के आते हैं, इंडाइजेशन से रिलेटेड आते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए आते हैं, हेयर स्किन के लिए आते हैं। मेजरली ये सारे हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत टाइम हो गया शादी को, माँ नहीं बन पा रही हैं, तो वो अपना IVF वगैरह सब सारी ट्रीटमेंट करवाते हैं और कई बार वो ट्रीटमेंट फेल भी हो जाते हैं। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है, बहुत संभव इलाज है। और मैं सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़रूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए। हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं। उत्तर बस्ती पंचकर्म की एक चिकित्सा टाइप है
जो कि फीमेल में भी की जाती है और मेल में भी की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम में एंशियंट बुक्स में लिखा हुआ है कि शरीर एक क्षेत्र है, एक एरिया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ज़मीन है, उस ज़मीन पर क्या है कि अगर वातावरण ठीक हो और अगर एक बीज बो दिया जाए तो वो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। इस तरीके से एग्जाम्पल समझाया गया है कि अगर वो ज़मीन सही नहीं है तो वो आप बीज कैसा भी डालिए, वो पेड़ पौधा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें ज़मीन को ठीक करना है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो उस शरीर में भी हमारे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उनको आयुर्वेद और पंचकर्म से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आप अगर आईवीएफ कराना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करेंगे तो हम दोनों ही पार्टनर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों ही पार्टनर्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इलाज करते हैं। उसमें मेन उत्तर बस्ती है और हमने बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट देखे हैं जहां पर नेचुरली कंसीव होता है। हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद में आप नेचुरल कंसीव की ओर जा सकते हैं और डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर चेतन, आयुर्वेद ट्रीटमेंट बड़ा स्लो काम करता है, ऐसा सुनने में आया है। सर, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, कितना टाइम लगा? 15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। आधा घंटा जी। उससे जल्दी क्या हो सकता है? ये भी तो एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद आहार है। हमारा जो आयुर्वेद है वो लंबा ट्रीटमेंट नहीं है। वो क्या होता है कि अगर आपका एक बीमारी स्टार्ट हुई और उसके सिम्टम्स आए तो उसके बीच में जितना टाइम लगा, आपको लगा कि सिम्टम आने के बाद बीमारी स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं है। उससे बहुत पहले वो बीमारी स्टार्ट हो चुकी होती है और हम आयुर्वेद से उसके रूट कॉज पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उतना ही टाइम लगेगा सर रूट कॉज तक पहुंचने में। हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इतना टाइम तो लगता है। तो या तो मैं सीधा सीधा लक्षणों की चिकित्सा कर लूँ, यानी सिम्टोमेटिक। किसी ने बोला कि भाई मुझे फीवर हो रहा है, तो ठीक है मैं टेम्परेचर कम करने की दवाई दे दी, या मैं फीवर का रूट कॉज पकड़ के उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि वो दोबारा बंदा इस चीज के लिए तो ना आए। तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा सर। और आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है और कई बार जैसे कि 40 के बाद जो है पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये कहा जाता है। तो और देखने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी हो रही है ये प्रॉब्लम। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आयुर्वेद में इसका कोई सफल इलाज है? देखिए अनुज जी, बिल्कुल सफल इलाज है और हम लोग इस पे काम करते ही हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप सबसे पहले अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स हटाइए। कई लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कई लोगों की जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है कि जहाँ पर उनको स्क्रीन पर ही रहना है। तो अब मैं उसको कैसे कम कर दूँ? आई की एक पावर है, एक पोटेंसी है, उससे ज़्यादा हम किसी भी मसल को यूज़ करेंगे तो फटिगनेस में जाएगी। आपने देखा होगा कई लोगों के क्या होता है कि ब्लेमिशेस स्टार्ट हो जाते हैं चेहरे पर, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप जो है आई जो हमारी ऑर्बिट है उसके आसपास की जो मसल्स हैं उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग रात को लाइट बंद करके फिर भी फ़ोन देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा हम लोग रेडिएशन अपनी आंखों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये रोकना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद में हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म में बहुत अच्छी चिकित्सा है जिसका नाम है नेत्र तर्पण चिकित्सा। ये हमारे आपके विज़न को बढ़ाने के लिए, आई ऑर्बिट से रिलेटेड जितनी भी मसल्स हैं उनको ठीक करने के लिए, और हमारे जो जितने भी उसके पीछे नर्व प्लेक्सिस है उसको एक्टिव करने में बहुत काम करता है। तो हम लोग ये नेत्र तर्पण चिकित्सा करते हैं, बिल्कुल कराइए, बच्चों का भी कराइए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा इसमें। आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये ऐसा हमने सुना है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है सर। अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज़ की बुरी है सर। अब वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, कोई भी चीज़ हो सर, हर चीज़ का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कोविड आया जी, सब लोगों ने सुना कि गिलोय बहुत अच्छा काम कर रही है, गिलोय के काढ़े बनाने चालू किए, काढ़े पिए, ठीक है। कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नहीं हुआ, और कुछ को तो बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आए। बदनाम क्या हुआ? आयुर्वेद हुआ। ऐसा नहीं था। गिलोय कौन सी आपने ली? गिलोय भी कई तरीके की होती है सर। जी जी। तो कौन से टाइप की गिलोय आपने तोड़ी, उसको उबाला, उसका आपने काढ़ा पिया। एक चीज, डोज नहीं पता थी लोगों को, कितना डोज लेना है लोगों को ये भी आइडिया नहीं था। बस उन्होंने गिलोय सुना और गिलोय का काढ़ा पीना चालू कर दिया। उसके भी तो आप ओवर यूज कर रहे हो एक चीज का, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स आने। तो साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं। इसीलिए आपको अगर कुछ भी है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए,
उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे। कई बार औषधियां हमें एक निश्चित समय के लिए देनी होती है क्योंकि उनका निश्चित काम होता है, उसके बाद में वो हटा दी जाती हैं। मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा बताता हूँ, हमारे आयुर्वेद में बड़ी एक फेमस दवाई है, उसका नाम है चित्रकादिवटी। ठीक है, चित्रकादिवटी मेजरली डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। लेकिन अगर आपने खाना चालू किया, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब कर दिया, आप फिर डॉक्टर के पास गए नहीं, आप खाते रहे, तो उसके नुकसान भी आएंगे फिर आपको। बिल्कुल, क्योंकि उसका तो एक सर्टेन टाइम तक काम था ना। दो चीजें होती हैं सर, औषध होता है और आहार होता है। अब ये दोनों चीज क्या है, प्रकृति ने जो सब बनाया है एक तरीके से तो सब आहार ही है, सारे जीव जंतु खा रहे हैं उसी चीज को आहार है। लेकिन वो औषध में कब कन्वर्ट होती है, जब उसी आहार को एक निश्चित समय पर निश्चित डोज के साथ ली जानी चाहिए, तो वो फिर एक औषध बन जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लहसुन और प्याज, ये दोनों हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं, ये आहार है, लेकिन ये आहार की श्रेणी में नहीं रखा गया इसको। आयुर्वेद में इन्हें इन दोनों को औषधि बताया गया है। अच्छा, इसीलिए कई संप्रदाय में लहसुन और प्याज खाना वर्जित है। जी, वो इसलिए है क्योंकि उनके पूर्वजों को पता था कि ये औषध है, इसको डेली नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि औषध और आहार में। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपको पहले अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनसे समझिए, तब जाके आप स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर चेतन, बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, इसके लिए कोई होम रेमेडीज? मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताता हूँ तो गारंटेड काम करती है। सबसे पहला, जब भी आप सोने के लिए जाएं, अपने कमरे में सोने से पहले करीब 1 या 1.5 घंटा पहले एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं। आप गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएंगे तो जो लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, निश्चित रूप से उनको नींद आने लग जाएगी। दूसरी चीज़, रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में, गर्म पानी में अपने पैर रखें। ठीक है, और एक आखिरी चीज़, सोने से पहले अपने दोनों नाक में तिल का तेल या सरसों का तेल एक बार अंदर लगा लें। ये देखेंगे अगर आप यही 3 चीज़ करेंगे तो इसी से बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। डॉक्टर चेतन, माइग्रेन के लिए आयुर्वेद में कोई अच्छी टिप्स आप देना चाहें? देखिए, माइग्रेन में क्या होता है कि ये सब्जेक्टिव है, सबके अपने अपने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। किसी को किसी चीज़ के लिए ट्रिगर होगा, किसी को किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर होगा। मेन रूट कॉज आता है इनडाइजेशन। इस समय सबसे पहले तो अपना खाना नियमित करें। कई लोगों को खाली पेट रहने की वजह से माइग्रेन ट्रिगर करता है और कई लोगों को ओवर ईटिंग की वजह से माइग्रेन ट्रिगर करता है, तो ये 2 चीज़ें आप करें। तीसरी चीज़ जो मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ बड़े क्वाइट फेमस एक औषधि है, अणु तेल और या षडबिंदु तेल। ये क्वाइटली ओवरली कहीं पे भी मिल जाएगा। आप 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना चालू कर दीजिए, आप देखेंगे आपको माइग्रेन में बहुत आराम मिलेगा। एक जो बहुत ही पुरानी हमारा एक माइग्रेन पे आयुर्वेद में चलता आ रहा है, वो होता है जलेबी खाना। तो हाँ, तो सुबह सुबह खाली पेट अगर आपको माइग्रेन का अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, सुबह सुबह जलेबी खाना चालू कर दीजिए, आप देखिएगा माइग्रेन में आराम मिलना चालू हो जाएगा। डॉक्टर चेतन, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर, तो इसके लिए कोई होम रेमेडीज कि वो डिप्रेस ना हो? अक्सर हमने वातज प्रकृति के लोगों को देखा है कि ये समस्या उनके साथ ज़्यादा आती हैं। देखिए, उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम से आपके जो जितने भी नर्वस सिस्टम है उसकी कंट्रोलिंग आपके पास में आएंगी, तो आपकी बॉडी के रिएक्शंस पे आपका कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। साथ में उसके अलावा पंचकर्म में शिरोधारा होता है, वो ज़रूर कराएं। शिरोधारा में एक ऐसी ताकत है कि जो आपके पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ही आराम करता है। अगर आपको घर में करके देखना है तो मैं उसमें बता देता हूँ कि इसमें आपका ब्राह्मी, जटामासी, ये आमतौर पे किसी भी पंसारी से मिल जाता है। आधा ग्राम ब्राह्मी, आधा ग्राम जटामासी दूध के साथ लेना चालू कर दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत ही काम हो चुके हैं। डॉक्टर चेतन, जोड़ों के दर्द के लिए होम रेमेडी? अगर आपके घर में शुद्ध तिल का तेल मिल जाता है तो आप वो ले लीजिए 100 ग्राम, या नहीं मिलता है तो सरसों का तेल ले लीजिए, और उसके अंदर आप जैसे कि सौंठ हो गया हमारा और आपकी दालचीनी हो गई, ये 10-10 ग्राम आप उसमें डाल के एक बार उबाल लीजिए। आप उबाल लेंगे तो आपका तेल हो गया तैयार। अब उसको कहीं पे भी आपके जोड़ों में दर्द है तो उसकी क्लॉकवाइज मोशन में कम से कम 15 से 20 मिनट मालिश करनी है, और उसके बाद सिकाई ज़रूर करनी है। 15 से 20 मिनट सिकाई कीजिए। सिकाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि जैसे हमने गर्म पानी किया और उसके अंदर कपड़ा डाल के उसकी सिकाई करी, और एक होता है जैसे हॉट वाटर बॉटल मिल गई, या अगर वो भी सुविधा नहीं है
तो आप तवा गरम कर लीजिए, जी। उस पर गरम कपड़ा करके और उसकी सिकाई कीजिए। खास बात ध्यान देना है, जब आप मालिश और सिकाई करें, पंखा नहीं चलना चाहिए, एसी नहीं चलना चाहिए और बंद कमरे में करिए। और इसके बाद में एक मैं लेप बता रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत आराम आएगा इसमें। एरंड के पत्ते हर जगह मिल जाते हैं, अगर एरंड के पत्ते नहीं दिख रहे तो आक के पत्ते मिल जाते हैं। आपने क्या करना है कि उनको गर्म करके और उन पे वही तेल लगा के, और जब आपने मालिश और सिकाई करी उसके बाद वो पत्ता लगा के और उस पर पट्टी बांध लीजिए। मुश्किल से 4 से 5 दिन के अंदर आपका दर्द खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उन्हें क्या करना चाहिए? अस्थमा वाले पेशेंट्स में अगेन वही प्रॉब्लम है कि उनका वात और कफ दोनों बढ़ा हुआ है। गुनगुना पानी पिएंगे, छाती पर मैं एक लेप बता देता हूँ, वो लेप लगा लीजिए तो तुरंत आराम हो जाएगा। उसमें है जायफल और अपना तेजपत्र। ये जायफल और तेजपत्र, इसको क्या है सिलबट्टे पे पीस लीजिए, इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए और उसको आप अपने छाती पर ऐसे मल लीजिए, तुरंत अस्थमा में तुरंत आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। वो लोग कहते हैं भाई हम तो डेली ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी स्मेल आती है, उसके लिए क्या किया जाए? डाइजेशन ठीक कर ले तो उनका ये माउथ ऑर्डर ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अगर फिर भी नहीं करना है तो आप अपना जैसे सौंफ आप अपने पास रखिए, या आप जैसे पंसारी से आप ले सकते हैं जिसमें कि आपकी इलायची हो गई, वो अपने साथ रखिए। अगर वो जैसे मैंने ऑयल पुलिंग बताया था मॉर्निंग में, तो उनको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मुंह से बदबू आती है वो 2 वजह से आती है। या तो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है मुंह के अंदर, या फिर आपके इंडाइजेशन की वजह से आपके वो बब्स आ रहे हैं जिससे आपको मुंह से बदबू आ रही है। दोनों ही चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर लोकली करना है तो ऑयल पुलिंग से ही ठीक हो जाएगा, और अगर पेट की दिक्कत की वजह से तो उसको पेट ठीक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ठीक हो जाएगा। और किसी के दांत जो है बहुत ज़्यादा पीले होते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, दांत अगर आपके पीले हो रहे हैं तो उसमें बबूल हमारा सबसे अच्छा काम करता है। आप जब भी आप ब्रश कर रहे हैं उसके बाद में बबूल की लकड़ी ले आइए, बबूल की लकड़ी से आप ब्रश कीजिए और उसका जो रस बनता है उसको रस को थोड़ी देर रखिए, 4-5 मिनट रखेंगे, उसके बाद आप उसको क्लिनजिंग करिए, देखिएगा आपकी वाइटनिंग दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर चेतन, जब भी सीज़न चेंज होता है तो लोगों को एलर्जी होती है, कईयों को कोल्ड बहुत हो जाता है, कईयों को वायरल फीवर हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, क्या होम रेमेडी करें ताकि थोड़ा सा उससे या तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए या थोड़ा सा उससे थोड़े से बचे रहें वो? इसमें 3 चीज़ें करनी है जी। नंबर 1, जो मौसम आने वाला है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए अपनी डाइट ठीक कर लीजिए। ओके। दूसरी चीज़, उस हिसाब से आप अपने कपड़े रखने, कई बार क्या होता है अक्टूबर नवंबर का महीना आ रहा है, लोग फिर भी टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। आप अपने आप को नहीं मान रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है, लेकिन मौसम तो उस हिसाब से ठंडा हो चुका है। तो इसमें आहार और विहार दोनों चीज़ ठीक कर लीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। इम्यूनिटी पे काम करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला फिजिकल एक्सरसाइज, जी। फिजिकल एक्सरसाइज अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सेकेंडली, कुछ औषधियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में काम करती है, उसमें सबसे बड़ी आती है आंवला। जी। तो आंवले की जैसे दवाइयाँ, आंवला की रसायन है, बहुत क्वाइट फेमस है, आप वो ले सकते हैं। आप त्रिफला ले सकते हैं, आंवले की कैंडी बहुत आती है, कई लोग च्यवनप्राश भी लेते हैं, तो वो आप लेते रहिए। और साथ में जो मैंने होम रेमेडीज़ आपको बताई थी वो आप करिए, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी लो नहीं जाएगी। डॉक्टर चेतन, बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक है, उसे हम बहुत कुछ याद करवाते हैं लेकिन वो भूल जाता है। जो बच्चे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या याद किया है, उसके लिए कोई होम रेमेडीज़ है, कुछ उपाय है जो वो कर सकते हैं? जी, देखिए, उसके लिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन संस्कार बताया गया है। जैसे कि हमें पता है हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं पूरे जीवन के, तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है स्वर्ण प्राशन संस्कार, जो अक्सर आजकल लोग ना जानते हैं ना करवाते हैं। बच्चा जब से पैदा होता है और 16 साल की उम्र तक लोग स्वर्ण प्राशन संस्कार कराएं। उसमें क्या होता है कि हर महीने एक पुष्यानुग नक्षत्र आता है, एक दिन, तो वो दिन होता है पुष्यानुग नक्षत्र का, उस दिन हम लोग स्वर्ण प्राशन कराते हैं। तो जैसे पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ऐसी स्वर्ण प्राशन की दवाई आती है, वो ऐसी सिर्फ आपको एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से डोज बता दी जाती है, वो आप घर पे पिला दीजिए। इसके इतने रैपिड मिरेकल्स हैं इसके,
ना सिर्फ आपकी ब्रेन पे काम करता है, बच्चे के फिजिकल एंड्योरेंस पे काम करता है, मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, बच्चों के लिए तो कंप्लीट अमृत है। आप वो कराइए, आप जो परेशानी बता रहे हैं उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगा वो। चेहरे के लिए मैं पूछूंगा आपसे, जिन लोगों के चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, यहाँ स्कार्स आ जाते हैं, माथे पर, चिक्स पर, नोज़ पर भी आ जाते हैं, ज़्यादातर ये महिलाओं में देखने को मिलती है, लेकिन अब ये जेंट्स में भी होने लगा है। तो चेहरे की चमक को और इस जो झाइयों को कैसे दूर किया जाए? देखिए, जो आप चेहरे की बात कर रहे हो, अगेन आप बात कर रहे हो आप हमारी स्किन की और फेशियल मसल्स की। जी जी जी। मैं पूरी बॉडी की ही मसल्स की बात करता हूँ। पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं, मसल्स का फूड है ऑयल। आप अपने बॉडी का ऑयलेशन करते रहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, आपको ये नेचुरली ठीक होता मिलेगा। सेकेंडली, योग में जैसे कि हमारा कपाल भाती आता है, वो हमारे चेहरे की नेचुरल ब्यूटी बढ़ाने में काम आता है। तो आपने इंटरनल एक्सटर्नल ऑयलेशन किया और आपने योग किया तो डेफिनेटली ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए डॉक्टर चेतन, चलते चलते ऐसी 3 हैबिट्स, ऐसी 3 अच्छी आदतें जो हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल करे और बीमारियों से थोड़ा सा दूर रहे, ये ज़रूर बताइए बस। जी, सबसे पहला तो जब आप सुबह उठें, कुंजल क्रिया कीजिए। कुंजल क्रिया क्या होता है कि आपने गुनगुना पानी पिया, ज़मीन पर उखड़ू बैठ के और उसको वोमेंट आउट कर दिया। डेली नहीं करना, आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जितना भी पेट में टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे निकलते हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़, आप आजकल बड़ा फेमस है ऑयल पुलिंग, जिसको हम अपनी भाषा में कवल क्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मुंह के अंदर तेल भरकर रखना होता है। तो ये जब आप ब्रश करेंगे उसके बाद में मुंह के अंदर आप तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, ठीक है, ये मुंह में भर के रखिए। साउथ में नारियल के तेल से करते हैं वो लोग, ये मुंह में भर के रखते हैं और मुंह में रखने के बाद क्या होता है कि उसको बहुत देर रखना होता है और उसके बाद उसको थ्रो आउट कर देना होता है, उसको पीना नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर, क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने मुंह को तंदुरुस्त कर दीजिए, आप वो कर सकते हैं। तीसरी चीज, अभ्यंगम और स्वेदनम, ये बहुत ही प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही अच्छा गुण है हमारे लिए कि हम लोग अभ्यंग और स्वेदन समझते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है एक आयुर्वेदिक मसाज। आप मेडिकेटेड ऑयल से अपने शरीर की मालिश जरूर कीजिए, डेली नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन कीजिए, और साथ में स्टीम, स्वेदनम स्टीम, तो वो ज़रूर लीजिए। पुराने टाइम में लोग नहाने से पहले पूरे शरीर की मालिश क्या करते थे, धूप में बैठ के, और फिर गुनगुने पानी से नहाते थे। तो ये सबसे अच्छा गुण है, अगर आप ये करते हैं, मैं निश्चित कह सकता हूँ ऑलमोस्ट बीमारियां आप अपने शरीर से दूर रखेंगे। डॉक्टर चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दी है, और विदस में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। तो आज विदस में थे हमारे साथ डॉक्टर चेतन शर्मा जी, जिन्होंने आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, और आपने बहुत कुछ जाना भी होगा कि आयुर्वेद से हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आयुर्वेद से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी डॉक्टर चेतन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उन्हें एक बार फिर से हम अपने पॉडकास्ट में ज़रूर इन्वाइट करेंगे। और ये जो पॉडकास्ट हो रहा था, ये हो रहा था स्टूडियो कोहाट में। तो अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्टूडियो कोहाट में आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप मुझे और सचिन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।